हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, हम यहाँ पे इकोलॉजी का एक बेसिक टॉपिक है बायो जियोकेमिकल साइकिल देखने वाले हैं। लेक्चर 1 रहेगा हमारी सीरीज में। इस सीरीज में हम स्टडी करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड बायोलॉजी के टॉपिक्स हम यहाँ पे अच्छे से स्टडी करेंगे। तो इस एक सिंगल वीडियो में आपको सारे साइकिल देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल होता है क्या होता है, ठीक है। व्हाट्स द रियली मीनिंग ऑफ बायो जियोकेमिकल साइकिल। उसके बाद में हम इसके कैटेगराइजेशन, कौन कौन से टाइप हैं इसके, बेसिक्स जो हमारे साइकिल चलते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल। किसी भी इकोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम देते हैं वहां पे आपको ये साइकिल ऑलवेज देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आज हम ये कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, अच्छे से स्टडी करेंगे। चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड बायोलॉजी के, मैं कॉमन टॉपिक लेके चलूंगा क्योंकि दोनों में आप जिससे आप इजीली कवर कर पाए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पोषक पदार्थों का संरक्षण, हमने एक रूल पढ़ा होगा बचपन में, जिसमें जिस तरह से ऊर्जा संरक्षित होती है ऐसे ही हमारे वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल में आपके पोषक तत्व संरक्षित है। जो भी प्लांट या फिर जीव जंतु जो भी लेते हैं पोषक तत्व, वो कभी ना कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपने वापस कर देते हैं, ठीक है। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल में चारों का मीनिंग अलग है। बायो यानी कि जैविक पदार्थ, जियो यानी कि एयर, वाटर आपके स्थल, जल, केमिकल्स जिसमें आपके सारे पोषक तत्व आ जाते हैं, चाहे वो कार्बनिक हो या फिर अकार्बनिक हो, और साइकिल इन सभी का एक दूसरे में जो कन्वर्जेशन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, उस साइकिल को आप टोटली मिक्स करके बोलेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप स्टडी करके देखें, थोड़ा सा अगर आप डेप्थ में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायो जियोकेमिकल साइकिल हमने दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए ग्रीन प्लांट हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, और ये सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट देख सकते हो, जहाँ पे उन्होंने इंपोर्ट किया है खनिज पोषक पदार्थों का, और एक्सपोर्ट में वापस से ये उन सभी को दे दिए हैं जहां से उन्होंने लिए थे। तो देखिए न्यूट्रिएंट पूल चल रहा है, किसका, किसमें है न्यूट्रिएंट पूल, पोषक तत्वों का जो भंडार है वो कहाँ का मिल सकता है, आपके सॉइल में मिल सकता है, जलमंडल में मिल सकता है, या फिर वायुमंडल में मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए ये आप सबसे पहले लेंगे ग्रीन प्लांट, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाएंगे, और फोटोसिंथेसिस के बाद में जब वो खाना संश्लेषित कर लेंगे तब उन्हें हर्बीवोर खा सकते हैं, ठीक है। और जिन्हें आप बोल सकते हो उपभोक्ता या फिर प्राथमिक उपभोक्ता। हर्बीवोर को कौन खा सकता है, कार्निवोर खा सकता है, ठीक है, उन्हें बोल सकते हैं आप द्वितीयक उपभोक्ता। और सबसे लास्ट में जब इन दोनों की डेथ हो जाएगी, प्लांट की डेथ हो या फिर आपकी जंतुओं की डेथ हो, उपभोक्ता की या फिर उत्पादक, दोनों की डेथ होने के बाद में डीकम्पोजर के द्वारा उन्हें अपघटित कर दिया जाता है। उसके अंदर जो भी कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व हैं वो मृदा को वापस कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ ने इन्होंने इंपोर्ट किया था खनिज पोषक पदार्थों का, कहां से, न्यूट्रिएंट पूल से। अब उन सभी ने यूज कर लिया है, उसके बाद में से एक्सपोर्ट कर दिया गया है। तो ये है साइकिल के द्वारा आपके पोषक तत्व हैं वो संरक्षित हैं, ठीक है। अगर कोई भी पोषक पदार्थ, मान लीजिए कोई एक्स पोषक पदार्थ है, वो यहाँ से मुक्त हो जाता है, ठीक है, मुक्त हो जाता है और बहुत लंबे अंतराल तक वो यहाँ से विलुप्त बना रहता है, तो उस टर्म को आप बोलते हैं पोषक निश्चलता। उसे क्या बोलते हैं, पोषक निश्चलता, कि वो आपके साइकिल में नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए एक्स पोषक तत्व है, वो हमने देखा कई बार साइकिल में वो एब्सेंट है, बहुत लंबे अंतराल तक वो एब्सेंट चल रहा है, वो साइकिल में नहीं आ पा रहा है, तो उस पोषक के लिए हम बोलेंगे पोषक निश्चलता। ये दिखा रहा है एक्स, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पोषक निश्चलता। ये हमारे हो गया बायो जियोकेमिकल साइकिल। अब देखिए इनकी पूल के आधार पर, न्यूट्रिएंट पूल, इनके भंडार कहाँ का मिलता है, उसके आधार पर हम इसे डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। इट्स हैव टू टाइप्स। तो देखिए एक तो होता है गैसियस साइकिल, एक होता है तुम्हारे सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसियस साइकिल में जैसा कि आप देख सकते हैं आपके ये चारों, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है, ये सभी आपके साइकिल इसमें सम्मिलित होते हैं। जबकि सेडिमेंट्री साइकिल जो अपसादी चक्र जिसे बोलते हैं, इसमें आपके दो साइकिल देखने को मिलेंगे, फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल।
अब दोनों में आपको इतना सा अंतर याद रखना है कि इनका पूल कहाँ पे, इनका संचय कहाँ पे हो रहा है। तो देखिए गैसीय साइकिल का संचय हो सकता है आपके वायुमंडल में, ठीक है, आपके जलमंडल में, ठीक है, वायुमंडल और जलमंडल में गैसीय साइकिल के पोषक तत्वों का संचय रहता है, जबकि सेडिमेंट्री साइकिल में पोषक तत्वों का संचय ओनली स्थल मंडल पे होगा, यानी कि सॉइल में होगा। तो इसमें कहाँ होगा, आपके सॉइल में पोषक तत्व भंडारित रहेंगे, जबकि गैसीय साइकिल के पोषक तत्व कहाँ भंडारित रहेंगे, आपके एयर में या फिर वाटर में। इतना सा बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझ में आना चाहिए। दोनों साइकिल आपके बेसिक अंतर ये है। अब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में कि फास्फोरस साइकिल किस चक्र में सम्मिलित होता है, या फिर वो पूछ सकते हैं अवसादी चक्र में से कौन सा पोषक तत्व तो यहाँ पे सम्मिलित नहीं होगा। तो एग्जाम्पल दे लेंगे आपके, ठीक है, तो वहां पे आपको पिक करना आना चाहिए, दोनों में अंतर करना आना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक देखेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो सबसे पहले हम कार्बन साइकिल देखते हैं, जो कि किसका भाग है, जो कि आपके किसका भाग है, ये कार्बन साइकिल आपके भाग है गैसीय साइकिल का, क्योंकि कार्बन आपके कहाँ संग्रहित रहेगा, कहाँ संचय रहेगा, या तो आपके वायुमंडल में या फिर आपके जलमंडल में। तो यहीं पे हम देखेंगे कि कार्बन साइकिल किस तरह से कंप्लीट हो रहा है, कैसे ये चक्र चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपकी वातावरणीय CO2 है और प्लांट है, इसका यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस में। अब आपको याद रखना है एक चीज ऑलवेज कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि देखिए प्लांट है वो श्वसन हमारी तरह करते हैं, वो ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और CO2 का आउटटेक करते हैं, CO2 को बाहर मुक्त करते हैं। अब वो फोटोसिंथेसिस में CO2 को अंदर लेंगे, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, फोटोसिंथेसिस में इसने अंदर लिए है, जबकि रेस्पिरेशन में प्लांट ने इसे बाहर छोड़ा है, मुक्त किया है। उसी तरह से एनिमल्स की बात करें तो हमेशा वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लेगा और वो CO2 को मुक्त कर देगा, ठीक है, CO2 को मुक्त कर देता है। तो यहाँ पे अब हम खाने के लिए हम अपना खाना हम मनुष्य में या फिर जंतुओं में फोटोसिंथेसिस तो होती नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है एनिमल्स में। वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, उत्पादक या फिर प्लांट्स पे, ठीक है। अब इसकी डेथ के बाद में क्या होगा, जैसे मान लीजिए प्लांट और एनिमल्स दोनों डेथ हो जाते हैं, उनका जो अवशेष है जैसे हम बोलते हैं डेट्राइटस, उसका डिकम्पोजिशन होगा, उसका जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसे सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाएगा और ये बना देता है सॉइल सोल्यूशन, ठीक है। अब सॉइल सॉल्यूशन में आपके ऑर्गेनिज्म होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे उसमें रहने वाले, वहां पे वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं और रेस्पिरेशन के द्वारा वो वातावरणीय CO2 को वो भी मुक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने दिखाया हुआ है सैरों के द्वारा वो मुक्त कर रहे हैं। दूसरा रूट रेस्पिरेशन, यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट में जो रूट होगी वो भी रेस्पिरेशन करेगी और सॉइल सॉल्यूशन से होते हुए वो CO2 को मुक्त कर देगी। दूसरा आप देखें अगर प्लांट हैं आपके दब जाते हैं, बहुत लंबे अंतराल तक दबे रहते हैं भूमि की नीचे की परतों पे, तब वो क्या बना देते हैं, फॉसिल फ्यूल बनाएंगे आपके, जैसे पेट्रोल है, ईंधन है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण करते हैं और जो हम अपने ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं। और जब इस फ्यूल की बर्निंग होगी तब आपकी CO2 मुक्त होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कार्बन कहाँ स्टोर रहती है, तो आपके वायुमंडल में रहेगी या फिर जलमंडल में रहेगी, महासागर में, तो यहाँ संचित रहती है, ठीक है। इसी के लिए हम इसे बोलते हैं गैसीय साइकिल। तो प्लांट और एनिमल्स की डेड बॉडी डिकम्पोज होगी तो सॉइल सॉल्यूशन में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो वहां पे उसको डिकम्पोजिट करते हुए, ठीक है, वहां पे CO2 को मुक्त कर देते हैं। तो CO2 जो ली थी प्लांट और प्लांट्स ने वो वापस से वातावरण में पहुंच जाती है। जो भी प्लांट मलबे में पहुंचेंगे वो फॉसिल फ्यूल बना देंगे, उसकी जो हम बर्निंग करते हैं, उसका यूज करके बर्निंग करते हैं, हम CO2 को मुक्त कर देते हैं। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे यहीं से एक चीज आ जाती है कि आपको ऑटोमोबाइल्स हैं एक लिमिटेड चीज एक लिमिटेड अमाउंट में यूज करनी चाहिए ताकि हम वातावरण को संरक्षित रख पाए, क्योंकि हम सभी का दायित्व है कि वातावरण को संरक्षित रखना है और हमें विकास उस तरह से करना है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमारे जितने भी जैविक संसाधन हैं उनका अच्छे से यूज कर पाए। तो यहाँ पे हम बर्निंग करेंगे वो हमें कंट्रोल रखनी है, क्योंकि हम एक अनकंट्रोल्ड वे में अगर हम ऑटोमोबाइल्स में फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करेंगे तो आपकी CO2 की कंसंट्रेशन है वो वातावरण में ज्यादा हो जाएगी, जो कि आगे चल के आपके हरित गृह प्रभाव या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर देती है, जिससे आपके टेम्परेचर है प्लानेट का वो हमारी पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है और जितने भी
समुद्री जितने भी आपके समुद्री जल के स्तर हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि आइलैंड है हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो आइलैंड है, बर्फ है वो पिघलेगी इतने टेम्परेचर से। तो जलीय स्तर बढ़ रहा है, तो जलीय स्तर के आसपास की जो सिटीज हैं उनके डूबने की संभावना भविष्य में रहेगी। तो इसलिए ग्रीन हाउस को कंट्रोल करने के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव को कंट्रोल करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है वो बहुत कम करनी चाहिए। और सतत विकास के लिए हमें दूसरे जो एनर्जी के स्रोत है वो भी हमें यहाँ पे तलाशने होंगे भविष्य में। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन साइकिल हो गया। इसकी कंसंट्रेशन कार्बन की आपको पता होगी 0.003% इसकी कंसंट्रेशन आपको वातावरण में देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा ये कार्बन साइकिल हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे होगा हमारा नाइट्रोजन साइकिल। तो ये भी आपके, इसका स्टोर भी कहाँ रहेगा, आपके रहेगा जल में और आपके वायुमंडल में। तो अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन मिलती है, तो लमसम 78% तक आपके नाइट्रोजन मिलती है। सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है सर्वाधिक मात्रा में। तो हमारे नाइट्रोजन साइकिल ये है हमारा, और बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैं ऐसे जूम कर लेता हूं, ठीक है, जिससे आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, वातावरणीय नाइट्रोजन जो 78% मिल रही है, उसको नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और इस प्रक्रिया में आपके सूक्ष्म जीव हैं वो सहायक होते हैं। या तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण सिम्बायोटिक रूप से कर सकते हैं, या फिर वो फ्री लिविंग वे में कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अमोनिया का निर्माण किया है, और अमोनिया से जब नाइट्राइट और नाइट्रेट बनेगी, उस प्रोसीजर को आप कहेंगे नाइट्रीकरण। तो देखिए, अमोनिया से सबसे पहले क्या बना है, नाइट्राइट, यानी कि NO2-। इस प्रक्रिया में आपके एक बैक्टीरिया यूज हुआ है जिसे बोलते हैं हम नाइट्रोसोमोनास। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑलवेज याद रखना है, अमोनिया से नाइट्राइट को कौन चेंज करता है, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्राइट से सॉइल नाइट्रेट जिसे बोलते हैं आप NO3-, कौन से बैक्टीरिया ने चेंज किया है, ये नाइट्रोबैक्टर इसमें हेल्पफुल है। तो आपसे ऑलवेज कंफ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान रखना, अमोनिया से सबसे पहले नाइट्राइट में किसने चेंज किया, नाइट्रोसोमोनास ने। फिर नाइट्रोबैक्टर आया है जिसने नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज किया है। इन दोनों को मिला के आप बोलेंगे नाइट्रीकरण, यानी कि अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाएगा, आपका नाइट्रीकरण प्रोसेस कहलाएगी। और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए प्लांट किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो लेते हैं आपके नाइट्रेट के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे वो नाइट्रेट को ले लेंगे, तो उन्होंने नाइट्रेट का अपटेक कर लिया है, और उसके बाद में प्लांट्स में उसका एसिमिलेशन हो जाएगा, स्वांगीकरण उसे ही बोलते हैं, यानी कि नाइट्रेट को आपने ग्रहण कर लिया है, और उस नाइट्रोजन के द्वारा प्लांट अपने अंदर उस प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्लांट पे आपके कौन डिपेंड है, कंज्यूमर है, जंतु डिपेंड है, जिन्हें आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं, वो इन्हें खाएंगे यहाँ पे। और एक लास्ट स्टेज में जब प्लांट और एनिमल की डेथ होगी, हम उनके अवशेष को कहते हैं डेट्राइटस। तो उसमें जो प्रोटीन है वो आपकी विखंडित होके क्या बना देगा, वापस से सॉइल की अमोनिया बना देता है। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं अमोनिफिकेशन। तो आपसे पूछा जाए अमोनिफिकेशन क्या है, तो मृत पादप और जंतुओं के अवशेष में से प्रोटीन को अमोनिया में निर्मित करना क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। इसके लिए आपके कई सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे बैसिलस रेमोसस है, बैसिलस माइकोइड्स है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं, जो आपको याद रखना है। अब देखिए, कुछ सॉइल नाइट्रेट है वो वातावरण में आपकी वेट एंड ड्राई डिकम्पोजिशन से भी आती है, वेट एंड ड्राई कंपोजिशन से भी सॉइल नाइट्रेट बनती है। कुछ यहाँ पे प्लांट यूज कर लेते हैं, कुछ आपकी समुद्री रन ऑफ सीपेज के साथ में बह जाती है, कुछ यहाँ पे वापस से वातावरणीय नाइट्रोजन में बदल जाती है। तो जो प्लांट यूज नहीं कर पाते हैं उसका कुछ हिस्सा वापस से वातावरणीय नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है। इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। तो याद रखना है, डिनाइट्रिफिकेशन क्या होगा, जो नाइट्रेट प्लांट यूज नहीं कर पाए हैं वो वापस से किस में चेंज हो जाती है, वातावरणीय नाइट्रोजन में। इसमें भी आपके बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। स्यूडोमोनास डाइनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया होते हैं कुछ, ठीक है, तो वो आपको याद रखने हैं। तो ये आपके हो गया एक, तो ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है आपके किसका, नाइट्रोजन साइकिल का।
तो सबसे पहले हमने किसकी परिभाषा याद रखनी है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है। जब प्लांट यूज करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं, और जो भी नाइट्रेट प्लांट यूज नहीं कर पाते हैं उसे वापस से वातावरणीय नाइट्रोजन में बदलना डिनाइट्रिफिकेंस कहलाता है। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास याद रखना है आपको, नाइट्रोबैक्टर याद रखना है। और अमोनिफिकेशन यानी कि मृत जंतु और पादपों के अवशेष में से प्रोटीन को वापस से अमोनिया में बदलना क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। बैसिलस रेमोसस एवं बैसिलस माइकोट्स इसमें मेन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया हमारे नाइट्रोजन साइकिल। अब हमारा लास्ट साइकिल है जो मेन इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस साइकिल। और ये एकमात्र, देखिए सल्फर साइकिल भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो मैंने यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो आपकी सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट होता है फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फोरस साइकिल को सेडिमेंट्री साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्टोर है फॉस्फोरस आपके कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपके सॉइल में, या फिर आप इसे बोल सकते हैं इसका स्टोर है स्थल मंडल में मिलता है। इतना याद आप रख पाएंगे। अब इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए हमने दिखाया हुआ है कि देखिए आपके रॉक मिनरल्स हैं, रॉक हैं, चट्टाने हैं, और चट्टानों की वीदरिंग हुई है, अपघटन हुआ है। ठीक है, और अपघटन किससे हो सकता है, अम्लीय स्रावण से, एसिडिक सीक्रेशन से उसका अपघटन हो सकता है। और उसके अपघटन से आपके सॉइल सॉल्यूशन बन गया है, मृदा के छोटे छोटे कण बन गए हैं। कुछ वो जल के साथ बह के चले जाएंगे, कुछ उनको प्रोड्यूसर यानी कि कौन ले लेते हैं, प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, अब प्लांट में कौन कौन से रूप में लेते हैं आपको याद रखना है। तो फॉस्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में लेते हैं, इस रूप में लेते हैं, PO4-3 के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। और प्लांट्स को कौन खाएगा, आपके कंज्यूमर खाएंगे, जो हम हैं और आपके कौन से जंतु हैं वो उन्हें खाएंगे। और जैसे ही लिटर फॉल यानी कि पत्तियों का अवशेष है मृत हो जाता है जो कि पादपों का, वो क्या बना देता है, डेट्राइटस बना देता है। ऐसे ही कंज्यूमर अगर उसकी डेथ होती है तो वो भी डेट्राइटस बना देता है, यानी कि उनके मृत पादप और जंतुओं के अवशेषों को आप क्या कहते हैं, अपरद या फिर डेट्राइटस कहते हैं। अब सूक्ष्म जीव जो आपकी मृदा में है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है, आपकी सॉइल में चल रही है, तो उसका डीकम्पोजिशन कर दिया जाता है, और डीकम्पोजिशन करके वो सॉइल सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, सॉइल सॉल्यूशन का वापस से अपटेक कर लिया जाता है, और ये पूरी प्रोसीजर वापस से रिपीट कर दी जाती है। तो इसमें आपको याद रखना है, प्लांट फॉस्फेट को सॉइल से किस रूप में लेते हैं, तो ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में लेते हैं, PO4-3 के रूप में लेते हैं। दूसरा आपको याद रखना है, रॉक मिनरल्स चट्टाने हैं, और आपकी भूमि का स्थल मंडल है वो आपके सेडिमेंट्री साइकिल यानी कि फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, रॉक मिनरल्स होंगे, आपकी चट्टाने होंगी, वो अपघटित होकर सॉइल सॉल्यूशन बनाती हैं, और सॉइल सॉल्यूशन आपके क्या करता है, उसमें से कुछ फॉस्फेट को PO4-3 के रूप में प्लांट ले लेते हैं। प्लांट से आपके कौन ले लेते हैं, कंज्यूमर ले लेते हैं। अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो डेट्राइटस का क्रिएशन होता है, और डेट्राइटस से वो डीकम्पोज होके वापस से सॉइल सॉल्यूशन बना देता है। अब देखिए कुछ जो रन ऑफ हुई है, जो बह के चली गई है नदियों में, वो वापस से कहाँ पहुंच जाएगी, नदियों में पहुंच जाएगी, फिर समुद्र में पहुंचेगी। और समुद्र में वहां पे सबसे पहले जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन के द्वारा सबसे पहले वहां पे समुद्र में प्लांट उसे ग्रहण करेंगे। और प्लांट पे निर्भर कौन होते हैं, आपके फाइटोप्लैंकटन, तो वो ग्रहण करेंगे। फाइटोप्लैंकटन जिसे आप पादप प्लवक कहते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं आपके जंतु प्लवक, फिर उसे वो ग्रहण करेंगे। और जंतु प्लवक यहाँ उन्हें खा सकते हैं आपके बर्ड्स, पक्षी उन्हें खा सकते हैं जंतु प्लवक को। जब पक्षी उन्हें खाएंगे तो वहां पे वो समुद्र के किनारे पे, ठीक है, समुद्र के किनारे पे या फिर जहाँ पे किनारा होता है, ठीक है, उस स्थान पे जहाँ पे चट्टाने हैं उस स्थान पे वो बीट करेंगे, जिसे आप बोलते हैं, और उस बीट में फॉस्फेट होगा, उसे आप बोलते हैं ग्वानो। उसे आप क्या बोलते हैं, मुझे ये मिटाने दो, ग्वानो, उसे आप बोलते हैं ग्वानो। तो उसमें भी आपके क्या मिला हुआ है, फास्फोरस। और कैसे पहुंचा है वो पहुंचा है, देखिए समुद्र में जो प्लांट्स हैं उनसे वो पहुंचा है, प्लांट से फाइटोप्लैंकटन पे पहुंचा है, फाइटोप्लैंकटन को खा लिया है जू प्लैंकटन ने,
और जू प्लैंकटन को खा लिया है बर्ड्स ने, पक्षियों ने उसे खा लिया है। और पक्षी जब ब्रीड करेंगे, समुद्र के किनारे पे जो चट्टानें होती हैं, समुद्र के पानी से कट जाती हैं, उन चट्टानों पे जब ब्रीड करेंगे तो उसे बोलते हैं ग्वानो, और उस ग्वानो में फास्फोरस मिला हुआ रहता है। अब क्या होगा, वो वापस से धीरे धीरे जो फास्फोरस है आपकी वापस से चट्टान क्रिएट करने लग जाएगा। और कभी ना कभी चट्टान जब उथल पुथल होगी, कोई भी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से अगर वो चट्टान टूट जाती है तो वो वापस से सॉइल सॉल्यूशन में आपके फास्फोरस पहुंच जाएगा, और इस तरह से पूरा चक्र वापस रिपीट होने लग जाता है। तो ये थे हमारे पूरे बायोजियोकेमिकल साइकिल में 3 साइकिल, मेन इंपॉर्टेंट साइकिल, नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस साइकिल। सल्फर साइकिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने यहाँ पे उसे नहीं लिया है, लेकिन मैंने दोनों ही सेडिमेंट्री साइकिल और गैसियस साइकिल दोनों ही मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं, जो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम में मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। तो आपको इतना याद रखना है कि हमारे जो गैसियस साइकिल है और आपके सेडिमेंट्री साइकिल है, इन दोनों को मिला के आप बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। गैसियस साइकिल के हमने एग्जाम्पल देखे थे, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल का देखा है हमने फास्फोरस, सल्फर इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। सेडिमेंट्री साइकिल में जितने भी पोषक तत्व आते हैं उनका भंडार कहाँ मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, स्थल मंडल में मिलेगा। जबकि गैसियस साइकिल के जितने भी पोषक तत्व आते हैं यहाँ पे, उनके लिए भंडार कहाँ होता है, या तो एयर में होता है या फिर आपके वाटर में होता है। ठीक, इतना बेसिक अंतर है यहाँ पे। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।